दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन तथा मोर इंसेंटिव्स नीडेड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सेज एक्सपर्ट्स और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट इज द गवर्नमेंट्स ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबर चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने काफी अरसे से इंतजार की जा रही ग्रीन हाइड्रोजन नीति यानी GHP 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के साथ भारत ऐसी नीति जारी करने वाला 18वां देश बन गया है। ये नीति न सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादकों को बल्कि इसके उत्पादन में उपयोग होने वाले नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त बिजली के उत्पादकों को भी प्रोत्साहित करती है। लिहाजा इस उद्योग के साझेदारों ने बड़े पैमाने पर इसका स्वागत किया है। इसके अलावा यह नीति 2022-23 के लिए भारत सरकार के बजट में घोषणा किए गए बड़े क्लाइमेट टारगेटों के हिसाब से भी फिट बैठती है। अभी तक भारत आमतौर पर ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहा है। इस हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर मीथेन से निकाला जाता है। बहरहाल इस नीति के तहत केंद्र सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का टारगेट रखा है, जो देश में मौजूदा हाइड्रोजन मांग का 80% से अधिक है। इस टारगेट के पीछे की मंशा ये है कि हाइड्रोजन जलने पर अवशेष के रूप में केवल पानी का उत्सर्जन करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान न के बराबर होता है। लिहाजा इसे जीवाश्म ईंधन के संभावित विकल्प के रूप में भी पेश किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। तो इस ऑडियो आर्टिकल में हम पॉलिसी से जुड़े उन सभी पहलुओं को टटोलेंगे जो सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले जानेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया क्या होता है, यह हाइड्रोजन के बाकी प्रकारों से कैसे अलग है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन नीति के खास प्रावधानों और उनके फायदों के बारे में जानेंगे। उसके बाद समझेंगे कि कैसे ये ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में बढ़ोतरी कर कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करेगा। और आखिर में देखेंगे कि इसकी राह में कौन कौन सी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के बारे में। जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर अमोनिया और हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जाता है। जब इन ईंधनों के उत्पादन के लिए सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो इन्हें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैसों यानी GHGs का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसके उत्पादन में परंपरागत ऊर्जा के बदले नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके उत्पादन की प्रक्रिया की बात करें तो हाइड्रोजन या अमोनिया का उत्पादन ज्यादातर नेचुरल गैस के साथ भाप के रिफॉर्मेशन द्वारा और कभी-कभी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, जिसमें बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाता है। इन दोनों ही विधियों में हाइड्रोकार्बन या प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं। आमतौर पर इन्हें ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू या ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन आदि में बांटा जाता है। हाइड्रोजन रंगहीन होता है। इनके नामों में रंगों का इस्तेमाल सिर्फ उत्पादन की विधियों को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसके जरिए इसे प्राप्त किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन से ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर हाइड्रोजन को मीथेन से अलग किया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में कार्बन निकलता है। ब्लू हाइड्रोजन भी समान प्रक्रिया से हासिल होता है, मगर उत्सर्जित GHG को कैप्चर कर लिया जाता है। जबकि पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन परमाणु ऊर्जा से प्राप्त बिजली के इस्तेमाल से होता है और व्हाइट हाइड्रोजन पृथ्वी में निहित हाइड्रोजन को कहते हैं। इन दोनों को अभी तक व्यावसायिक उपयोग लायक नहीं माना जा रहा है। अब अगर बात करें अमोनिया की, तो इसका उत्पादन नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़कर किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन को पारंपरिक तरीकों से मीथेन से अलग करके प्राप्त किया जाता है।
अगर अमोनिया बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है तो मिला अमोनिया ग्रीन अमोनिया कहलाता है। दूसरी तरह से कहें तो ग्रीन अमोनिया के लिए न केवल हाइड्रोजन का ग्रीन होना जरूरी है, बल्कि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली भी ग्रीन यानी रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त होनी चाहिए। आपको बता दें कि अमोनिया का इस्तेमाल ऊर्जा को स्टोर करने और उर्वरक निर्माण में किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन की प्रक्रिया मौजूदा वक्त में ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लिहाजा नई नीति को लाया गया और इसमें ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया जिससे इसे अधिक व्यावहारिक बनाकर इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। तो चलिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति यानी GHP 2022 के खास प्रावधानों पर एक नजर डाल लेते हैं। इस पॉलिसी में सबसे खास बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया के निर्माता बिजली एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकते हैं। इसके अलावा खुद या किसी दूसरे डेवलपर के जरिए सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। साथ ही ऐसे विनिर्माताओं के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लगाए जाने वाले ट्रांसमिशन चार्ज भी 25 सालों के लिए माफ करने की बात की गई है। ये पॉलिसी 30 दिनों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा की बैंकिंग यानी किसी दूसरे ग्रिड में जमा करने की अनुमति देती है और जरूरत पड़ने पर इसे 30 दिनों के भीतर वापस लेने का प्रावधान करती है। लेकिन अगर ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपर किसी तीसरे पक्ष से नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली खरीदना चाहता है तो इस तरह की बिजली प्राप्त करने के लिए ओपन एक्सेस की अनुमति आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर दी जाएगी। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसधारी बिजली आपूर्तिकर्ता को ग्रीन हाइड्रोजन निर्माताओं को आपूर्ति करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की जरूरत है तो बेचने वाली कंपनी रियायती दरों पर नवीकरणीय ऊर्जा वाली बिजली बेचेगी। इसके अलावा इस नीति में निर्यात के लिए ग्रीन अमोनिया के भंडारण के लिए बंदरगाहों के पास बंकर बनाने की भी बात की गई है। लिहाजा जानकारों द्वारा इससे काफी फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये फायदे कौन कौन से हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीति ने अनिवार्य रूप से ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपर के लिए नवीकरणीय बिजली प्राप्त करना आसान और सस्ता बना दिया है, जिससे ये नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की लागत को कम कर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देगी। साथ ही हाइड्रोजन खरीद दायित्व या दूसरे डिमांड बूस्टर ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा ये भारत के प्रदूषण वाले ईंधन स्रोतों से दूर होने की कोशिश में भी मदद करेगी और 2070 तक अपने नेट जीरो उत्सर्जन टारगेट को हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के मुताबिक तेल रिफाइनरी आज हाइड्रोजन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हमारे सबसे बड़े ऑयल रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या IOC का अनुमान है कि GHP यानी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में किए गए उपायों से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत 40 से 50% तक कम हो जाएगी। दरअसल IOC का ऐसा अनुमान है कि 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में लगभग 50 kWh बिजली की खपत होती है। इसके उत्पादन में सबसे बड़ी लागत कंपोनेंट नवीकरणीय ऊर्जा ही है। हालांकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे कम औसत लागत वाले देशों में से एक है, मगर बिजली के उत्पादन और खपत के बीच के कई बिंदुओं पर ढेर सारे शुल्क लगाने से इसकी कुल उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इस नीति में कई सारे चार्जेस से छूट मिलने से अब इससे राहत मिलेगी। ये पॉलिसी पास या दूर स्थित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा आपूर्ति की गई बिजली का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की बात करती है, जिससे ट्रांसमिशन लागत कम हो जाएगी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ग्रीन एनर्जी की ओर रुख उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है जब रूस यूक्रेन संकट ने दुनिया भर में ऊर्जा लागत बढ़ा दी है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को पहुंच रहा है, जो अपनी तेल जरूरतों का 85% और प्राकृतिक गैस जरूरतों का 53% आयात करता है। ये पॉलिसी ऊर्जा आत्मनिर्भरता में अहम कदम साबित हो सकती है। इसके अलावा ये भारत के पेरिस जलवायु समझौते के तहत किए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC के वादे को पूरा करने में भी मदद करेगी। दरअसल दुनिया भर के कई देशों में एक आम सहमति है कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।
लिहाजा विभिन्न देशों ने ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का वादा किया है। भारत सहित अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने नेट जीरो टारगेट्स के लिए प्रतिबद्धता जताई है। रोचक बात यह भी है कि भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति तब आती है जब भारत की सार्वजनिक नीति के विमर्श में क्लाइमेट एक्शन की खासा भूमिका है। इसका एक बड़ा उदाहरण पिछले साल ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का संकल्प है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन ईंधन के बड़े पैमाने पर उपयोग में बदलाव से भारत के भू राजनीतिक कद और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इस नीति के जरिए भारत अपने भूभाग और कम सौर और पवन शुल्क का लाभ उठाकर कम लागत वाले ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन कर इसका निर्यात विदेशों में कर सकता है। इस तरह के ग्रीन ईंधन किसी भी देश की पर्यावरणीय रूप से स्थायी ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति ने भारत में प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए एक ठोस आधारशिला रखी है। ग्रीन हाइड्रोजन में डीकार्बनाइजेशन की बड़ी क्षमता है और ये बिजली क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन में खास तौर से मदद कर सकता है। भारत पहले से ही 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और अगर इसकी राह में मौजूद चुनौतियों को दूर कर दिया जाए तो ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तेल और कोयले पर भारत की निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये चुनौतियां हैं क्या? तो ग्रीन हाइड्रोजन की कुल लागत का लगभग 50 से 70% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली का है। इसका भी एक बड़ा हिस्सा ओपन एक्सेस शुल्क का होता है। सेंट्रल ओपन एक्सेस चार्ज की छूट ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम करने में एक अच्छा कदम है, मगर राज्यों का अपना ओपन एक्सेस शुल्क 0.27 से 3.8 रुपए प्रति यूनिट तक है। हालांकि ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि इसका स्रोत सौर है या पवन। शुल्कों में इस असमानता से विकृत हाइड्रोजन बाजार का सृजन होने का डर है। इस प्रकार GHP में घोषित अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली यानी ISTS शुल्कों की छूट मात्र ग्रीन हाइड्रोजन को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। IOC का अनुमान है कि 4 से 7 रुपए प्रति यूनिट की लागत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को 500 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत से बनाया जा सकता है, जो कि ग्रे हाइड्रोजन की लागत का लगभग 3.5 गुना अधिक है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नवीकरणीय ऊर्जा बैंकिंग की अनुमति देने की शक्ति राज्य विद्युत नियामक आयोगों के पास है। कई नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य या तो नवीकरणीय ऊर्जा बैंकिंग की अनुमति देने से दूर हो रहे हैं या इस सुविधा को प्रतिबंधित करने के लिए नियम लागू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो गुजरात केवल 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच बैंक की गई सौर ऊर्जा को सेटल करने की अनुमति देता है और अधिक मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग शुल्क के रूप में 1.5 रुपए प्रति यूनिट वसूल करता है। राजस्थान सालाना तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और निपटान के 25% तक की बैंकिंग की अनुमति देता है, मगर 10% चार्ज लगाता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। तो वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा बैंकिंग की अनुमति ही नहीं देते हैं। इसके अलावा अधिकांश राज्य पीक आवर्स के दौरान बैंक की गई ऊर्जा को निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अलावा GHP ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए ISTS के तहत हुए नुकसान पर किसी भी प्रकार की राहत का जिक्र नहीं करता है। इस पॉलिसी में किए गए उपायों का मकसद सिर्फ प्रतिस्पर्धी दरों पर हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति को बढ़ाना है, जबकि मांग को प्रोत्साहित करने के कदम पूरी तरह से गायब हैं। दरअसल इस पॉलिसी में यह अनुमान लगाया गया था कि सरकार पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक क्षेत्रों के लिए हाइड्रोजन खरीद दायित्व को अनिवार्य करेगी, मगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं। इससे निर्माता और नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स मांग जनरेटर की गैर मौजूदगी में बड़े पैमाने पर निवेश करने से हिचकिचाएंगे। इसके अलावा 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि, बड़े बुनियादी ढांचे और धन की जरूरत होगी। असलियत ये है कि अकेले सौर ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बिजली मुहैया नहीं करा सकती है। अब ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। तो इस पॉलिसी में घोषित कई उपायों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों
और प्रस्तावित विनिर्माण क्षेत्रों में भूमि आवंटन सहित संबंधित SERC के सक्रिय सहयोग की जरूरत है। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। साथ ही जब तक नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य पॉलिसी के बैंकिंग प्रावधानों को लागू नहीं करते हैं और एक समान शुल्क नहीं लगाते हैं, ये ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों को ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। साथ ही ग्रे हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दूर के स्रोत से हासिल नवीकरणीय ऊर्जा की पहुंच लागत को कम से कम आधा करने की जरूरत है, जिससे इलेक्ट्रोलिसिस की लागत में कमी और इसकी दक्षता में वृद्धि हो सके। सरकारी फाइनेंसिंग और दीर्घकालिक नीतियां जो मानकों के भीतर निजी निवेश को आकर्षित करती हैं, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं। प्रत्येक क्षेत्र की लागत और इसे अपनाने में आसानी के हिसाब से हाइड्रोजन की क्रॉस सेक्टरल क्षमताओं का दोहन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को हरित हाइड्रोजन के लिए अनुसंधान और विकास में अत्यधिक प्रेरक नए प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कम संक्रमण लागत वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे रिफाइनरी, उर्वरक और प्राकृतिक गैस को शॉर्ट टर्म लक्ष्यों के रूप में लागत को कम करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। मध्यम अवधि के लक्ष्यों के रूप में स्टील, सीमेंट और सड़क जैसे गतिशील क्षेत्रों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। भारी ड्यूटी वाले वाहनों को राज्य और केंद्र दोनों से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लंबे समय में हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग, एविएशन और एनर्जी स्टोरेज पर बारी बारी से अनिवार्य किए जाने की भी जरूरत है। समयबद्ध मध्य और लंबी अवधि की नीतियों को लागू करने से निजी क्षेत्र को ग्रीन हाइड्रोजन में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे शुरुआती चरणों में इसकी आवश्यकता को बढ़ावा मिले। भारत का मौजूदा ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जो वैश्विक वार्षिक उत्पादन का लगभग 8.5% है। भारत को इसे ग्रीन हाइड्रोजन से बदलने का टारगेट तय करना चाहिए और आयातित अमोनिया पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इसका लक्ष्य दशक के अंत तक हर साल 4 से 6 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना और कम से कम 2 मिलियन टन निर्यात करना होना चाहिए। कुल मिलाकर सार ये है कि मौजूदा वक्त में 30 से ज्यादा देशों में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप है और मूल्य श्रृंखला में 200 से अधिक हाइड्रोजन परियोजनाएं हैं। अगर सभी परियोजनाएं सफल होती हैं तो 2030 तक कुल निवेश $300 अरब तक पहुंच जाएगा। हाइड्रोजन काउंसिल के मुताबिक दुनिया भर की सरकारों ने पब्लिक फाइनेंसिंग में $70 बिलियन से अधिक की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है। प्रचुर मात्रा में और सस्ती सौर ऊर्जा के साथ भारत इन निवेशों का दोहन कर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर अमोनिया और हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इस दिशा में कितनी सहायक होगी, समझाइए।